देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे रक्त। ठीक है, रक्त क्या होता है? रक्त बोले तो खून, ब्लड। और आप सबने रक्त देखा ही है, लेकिन रक्त बनता किस किस से है ना? तो अपन आज ये सभी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले रक्त होता क्या है? तो रक्त की जो परिभाषा है नॉर्मल वो लिखिए आप पहले। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। पहले इसे समझिए, इतना ही, बाद में लिखना। देखिए, रक्त एक प्रकार का तरल। बेटा तरल का मतलब होता है लिक्विड। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, है ना? और संयोजी, संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग। कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला, हमारे पूरी बॉडी को जो एक प्रकार से कनेक्ट किए हुए है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? संयोजी। और ऊतक, ऊतक का मतलब होता है बेटा कुछ नहीं, कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। बाकी कोशिकाएं क्या होती हैं अपन बाद में जो कोशिका नामक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, है ना? और जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा, जिससे हमारा शरीर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं बेटा? ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। तो रक्त भी क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। और कैसा ऊतक है बेटा? तरल। ठीक है, तरल बोले तो लिक्विड, है ना? पतला एकदम, उसे क्या बोलेंगे हम? कोई चीज पतली है, ठीक है, जो बह सके, जिसमें बहने का गुण, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तरल। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें? देखिए, जो परिसंचरण परिसंचरण क्या होता है बताइए? परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। रक्त कहाँ भ्रमण करता है बेटा? परिसंचरण तंत्र में। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसे समझिएगा। परिसंचरण तंत्र सबसे पहले बेटा इसमें आता है आपका क्या बोलते हैं कि हार्ट। क्या आता है? हार्ट। हार्ट क्या करता है बेटा? पंपिंग का काम करता है। काय का काम करेगा? पंपिंग का। धड़कता है ना दिल, तो हार्ट क्या करता है? जो रक्त रहता है, हार्ट रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है। मतलब हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में रक्त जाता है। कैसे जाएगा? हार्ट के द्वारा सबसे पहले रक्त जाता है बेटा कहाँ? महाधमनी में। किसमें जाएगा? महाधमनी में। सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है बेटा? महाधमनी। महाधमनी से रक्त जाता है बेटा क्या बोलते हैं कि धमनी में। कहाँ जाएगा? धमनी में। महाधमनी से कहाँ जाएगा रक्त? धमनी में। एक प्रकार का सर्किल है। और महाधमनी से फिर जाएगा बेटा रक्त क्या बोलते हैं कि छोटी धमनी। कहाँ जाएगा? छोटी धमनी। देखो, हार्ट से रक्त कहाँ गया? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु, रक्त जाएगा बेटा कहाँ पे? केशिका। कहाँ पे जाएगा? केशिका। कहाँ पे जाएगा रक्त बेटा? केशिका। केशिका बोले तो ये जैसे कि हमारा हार्ट ने रक्त को फेंका, हमारे हाथ में रक्त जा रहा है, और ये जो अंतिम बिंदु है, ये अंतिम, ये बिल्कुल त्वचा, आखिरी त्वचा आपकी, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? केशिका। जैसे अपन जब कभी सब्जी वगैरह काटते हैं और हमारा हाथ कट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो वो क्या कटती है? हमारी केशिका कटती है। क्या कटती है? केशिका। तो रक्त पहले हार्ट से कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर कहाँ जाएगा? केशिका। अभी रक्त जा रहा है, अब केशिका से टकराने के बाद, क्योंकि जो रक्त आ रहा है यहाँ टकराने के बाद फिर रक्त वापस लौटेगा, और जिस मार्ग से जाता है बेटा उसी मार्ग से वापस नहीं आएगा। महाधमनी से जाएगा, महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी और केशिका। इसके बाद लास्ट में केशिका के बाद जब रक्त लौटेगा तो इसके बाद आएगा बेटा रक्त कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि
छोटी शिरा, किसमें आएगा बेटा रक्त? छोटी शिरा। किसमें आएगा रक्त? छोटी शिरा। सबसे पहले किसमें आएगा, फिर लौट के जो रक्त आएगा किसमें आएगा? छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद आएगा बेटा किसमें? शिरा। छोटी शिरा के बाद किसमें आएगा बेटा? शिरा। छोटी शिरा के बाद किसमें आएगा? रक्त। शिरा। और शिरा के बाद रक्त आ जाएगा फिर किसमें? महाशिरा में। फिर किसमें आएगा? महाशिरा। किसमें आएगा फिर? महाशिरा। और महाशिरा से फिर रक्त वापस कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। ठीक है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। ठीक है, फिर रक्त लौटेगा छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा। तो रक्त कैसे परिसंचरण करेगा? हार्ट से किसमें जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से फिर छोटी धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका से छोटी शिरा, है ना? छोटी शिरा से फिर शिरा और फिर महाशिरा। जैसे ये महाधमनी, वैसे ये महाशिरा। जैसे ये धमनी, ये शिरा, और ये छोटी धमनी, ये छोटी शिरा, और फिर क्या है? केशिका। केशिका से रक्त आपका लौटने लगता है। इसे हम कहते हैं बेटा परिसंचरण तंत्र। ये क्या कहलाएगा? हमारा परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त भ्रमण करता रहता है। और बेटा इसकी जो खोज की थी, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे। किसने की थी? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं रक्त में अब रक्त बनता किस किस से। अभी तो हमने देख लिया रक्त शरीर में भ्रमण कैसे करता है। ठीक है, कहाँ से आता है? हार्ट से। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा, और वापस फिर हार्ट में पहुंच जाता है। और इसे हम क्या बोलेंगे? पूरी ये जो सर्किल है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? पूरे सर्किल को परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे हम इसे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे। चलिए अब अपन रक्त देखते हैं कि बनता किस किस से मिलके रक्त। सबसे पहले तो बेटा रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, ये अपन ने देख लिया है। अब रक्त क्या बोलते हैं कि स्टोर कहाँ होता है? हमारे शरीर में रक्त रहता कहाँ है ना? हार्ट तो केवल फेंकने का काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है, लेकिन रक्त स्टोर कहाँ होता है? तो शरीर में रक्त स्टोर कहाँ होता है बेटा? प्लीहा में। कहाँ होता है बेटा? प्लीहा। रक्त स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा। यहाँ पे एक थैली होती है प्लीहा, जिसमें क्या होता है? आपका शरीर में जो रक्त रहता है वो स्टोर रहता है, भरा हुआ रहता है। इसे स्प्लीन बोलते हैं, है ना? कहाँ होता है? स्प्लीन में। ठीक है, रक्त कहाँ स्टोर होता है बेटा? स्प्लीन में। और जो मैल में रक्त की मात्रा होती है, मैल में रक्त की मात्रा होती है 5.5 लीटर, है ना? कितनी होती है? 5.5 लीटर। और फीमेल में जो रक्त की मात्रा होती है, फीमेल में रक्त की मात्रा होती है बेटा 5 लीटर। कितने लीटर होती है फीमेल में? 5 लीटर। तो रक्त स्टोर कहाँ होगा बेटा? स्प्लीन या प्लीहा में। मेल में रक्त की मात्रा कितनी होगी? 5.5 लीटर। और फीमेल में कितनी होगी? 5 लीटर। 5 लीटर इसलिए नहीं होती महिलाओं में रक्त की मात्रा कि आधा लीटर वो मनुष्य क्या बोलते हैं कि पुरुषों का पी लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं आप सोचो, क्योंकि गाँव में कहते हैं कि महिलाओं में खून की कमी इसलिए होती है ताकि वो जेंट्सों का खून चूस सके। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? तो 5 लीटर किसमें? महिलाओं में। और पुरुषों में कितनी है? 5.5 लीटर, है ना? इसके बाद आप देखिए बेटा रक्त का निर्माण बनता कहाँ है? निर्माण कहाँ होता है? अब बेटा जो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ शिशु रहते हैं, है ना, भ्रूण जैसे आप कहते हो, तो
भ्रूण में रक्त कहाँ बनेगा? एक तो लीवर में बनेगा। भ्रूण में रक्त कहाँ बनता है बेटा? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। भ्रूण में जो रक्त बनता है वो किस में बनता है बेटा? लीवर में। मतलब जो छोटे छोटे शिशु होते हैं माँ के शरीर में, कहाँ बनता है? उसमें, लीवर में। और जो वयस्क होते हैं, है ना, जो वयस्क लोग हैं, उनमें रक्त बनेगा बेटा कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। जैसे अपन लोगों में, अपन में रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा। तो भ्रूण में रक्त कहाँ बनता है बेटा? लीवर में। और अपन लोगों में रक्त कहाँ बनता है बेटा? अस्थि मज्जा में। ठीक है। इसके बाद बेटा रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल कितनी होती है? कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम, है ना, पर डेसीलीटर, है ना, डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर बेटा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल बोले तो एक प्रकार चिपचिपा पदार्थ, एक प्रकार का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे क्या बोलेंगे हम? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेटा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है ना, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम ही रहना चाहिए। अगर मान लो ये ज़्यादा हो जाए ना तो ये हमारे हार्ट पे जाके चिपक जाता है, चिपचिपा पदार्थ, और हार्ट पे चिपक जाएगा तो हार्ट को ब्लॉक कर देगा, हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और कितना होता है हमारे शरीर में? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद आती है बेटा हीमोग्लोबिन। क्या आती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग रहती है। मेल में कितनी रहती है बेटा? मेल में हीमोग्लोबिन रहती है 14 ग्राम, है ना, पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में कितनी रहती है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में रहती है बेटा, फीमेल में रहती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी रहेगी? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में कितनी रहेगी? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में कितनी रहेगी? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन में बेटा आपका आयरन पाया जाता है। इसे Hb से शो करते हैं हीमोग्लोबिन को, Hb से। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बेटा? आयरन, Fe। आयरन बोले तो लोह तत्व। तो अब आप देखिए बेटा, महिलाओं में आयरन की कमी होती है पुरुषों के मुकाबले, है ना, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जैसे हीमोग्लोबिन, देखो जिसमें जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा, और जिसमें जितनी कम हीमोग्लोबिन उसमें आयरन की मात्रा कम। तो आप देखो मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है कितनी है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसलिए बेटा मतलब मनुष्य जो पुरुष हैं, पुरुषों के शरीर में आयरन तत्व की जो मात्रा रहती है अधिक रहती है। इसलिए आपने देखा होगा बेटा पुरुषों का शरीर थोड़ा हार्ड रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप में एक मुक्का कोई पुरुष दे और एक मुक्का कोई स्त्री दे, तो ज्यादा किसकी लगेगी? पुरुष की, है ना। और क्यों? क्योंकि बेटा उसमें क्या है, जो Fe है ना, फेरस आपका आयरन, तो आयरन की मात्रा क्या है बेटा? पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा रहती, इसलिए उनमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा रहती। तो कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम पर डेसीलीटर प्रत्येक मनुष्य में। और हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए? मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। चलिए अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं कि रक्त का जो संगठन है मतलब किस किस चीज से मिलके बनता है। देखिए इसे रक्त का रक्त बेटा ठोस और तरल दो प्रकार के जो क्या बोलते हैं तत्व हैं उनसे मिलके बनता है। जो रक्त का ठोस भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। सॉरी, तरल भाग। तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है
वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और पूरे रक्त का लगभग ये कितने परसेंट रहता है बेटा? 60%। कितने परसेंट रहता है? 60%। और ये कौन सा भाग है रक्त का? तरल भाग, लिक्विड पार्ट। ये लिक्विड पार्ट है। तो रक्त का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है बेटा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितने परसेंट रहता है ना? पूरे रक्त का 60%। इसके बाद आता है बेटा रुधिराणु, जो इसका ठोस पदार्थ है। रुधिराणु, रुधिराणु ये क्या है बेटा? इसका ठोस पदार्थ। ये टोटल रक्त का कितने परसेंट रहेगा बेटा? 40%। कितने परसेंट रहता है? 40%, 40%। तरल पदार्थ प्लाज्मा 60% रहता है। और रुधिराणु टोटल रक्त का कितना परसेंट रहेगा? 40%। अब बेटा रुधिराणु भी 3 प्रकार के होंगे। ये कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। रुधिराणु कितने भागों में बटा है आपका? ये 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से? एक तो बेटा इसमें होती है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कणिकाएं। और एक होती है बेटा इसमें डब्ल्यूबीसी। क्या होती है बेटा? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। और जो अगला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरा पदार्थ है इसका प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स, है ना। जो रुधिराणु है वो 3 भागों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आपको बता दें जो रक्त है, रक्त भी ठोस और तरल दोनों चीजों से मिलकर बनता है। लेकिन आपको दिखता कैसा है बेटा? तरल। ठोस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई शरबत बना रहे हैं, ठीक है। शरबत में आपने क्या बोलते हैं कि शक्कर भी डालोगे, तो शक्कर कौन सा भाग हो गया? ठोस। शक्कर कौन सा भाग हो गया? वो चीनी, जैसे आप बोलते हो, तो चीनी कौन सा भाग हो गया? उसका ठोस भाग। और जो पानी हुआ, है ना, वो कौन सा भाग हो गया? उसका तरल भाग। ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आप गर्ल्स लोग चाय बनाती हो, तो चाय बनाती हो तो उसमें दूध और पानी रहता है, तो वो कौन सा भाग है बेटा? तरल। और चाय पत्ती और चीनी ये कौन सा भाग है? ठोस। लेकिन आप चाय पीते, चाय तो आपको कैसी मिलती है बेटा? तरल, तरल ही मिलती है। क्या चाय में चीनी नहीं है? चीनी है। क्या चीनी पतली रहती है? नहीं। चीनी कैसी रहती है? ठोस भाग, ठोस पदार्थ होता है ना चीनी। लेकिन ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ दोनों मिलके वो क्या होगा? मिक्स हो गए तो वो एक प्रकार का तरल बन जाता है। ठीक है। तो वैसे ही जो आपका रक्त होता है उसमें भी बेटा कुछ भाग ठोस रहता है और कुछ भाग तरल रहता है। जो ठोस भाग रहता है पूरे रक्त का 40% रहता है, और जो तरल भाग रहता है वो पूरे रक्त का कितने परसेंट रहता है? 60%, है ना। तरल भाग प्लाज्मा और ठोस भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। ठीक है। रुधिराणु भी बेटा क्या बोलते हैं? 3 भागों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। बाकी अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनको भी फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। आरबीसी के बारे में भी, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी और प्लेटलेट्स के बारे में, और इधर इनके इसके बारे में। अब देखिए आरबीसी की संख्या बेटा हमारे शरीर में 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है बेटा? 50 लाख। मिलियन में बोले तो लगभग 5 मिलियन। कितने मिलियन? 5 मिलियन। आरबीसी हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 लाख। और इनका जो जीवन काल है 120 दिन। कितने दिन होता है बेटा? 120 दिन। इनका जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। ठीक है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या बेटा? 10,000। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है कितना होता है? 4 डेज या 7 डेज? 4 डेज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है बेटा? 4 डेज। आरबीसी कितनी होती है? 50 लाख। जीवन काल 120 दिन। 120 दिन में ये खत्म हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है बेटा? 10,000। जीवन काल 4 डेज। इसके बाद आ गए आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? 2 लाख। प्लेटलेट्स कितनी होती है बेटा शरीर में? 2 लाख। और इनका जीवन काल कितना होता है बेटा? 7 डेज। कितना होता है? 7 डेज। क्या इनका 7 डेज है? चलिए अब देखिए इसके भी बेटा 2 भाग हैं, अपन ने लिखी नहीं है। इसके भी कितने?
दो भाग, कौन कौन से हैं इसके दो भाग? ये भी दो भागों में बटा है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन और एक क्या है फाइब्रिनोजोन। एक तो आपका फाइब्रिनोजोन और एक क्या है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजोन इसके दो पार्ट हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन है और एक फाइब्रिनोजोन। तो जो रक्त है किस किस से मिलकर बना है? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा तरल पदार्थ, रुधिराणु ठोस पदार्थ। प्लाज्मा कितनी है पूरे रक्त की? 60%, ठीक है। और रुधिराणु कितना होता है? 40%। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और संख्या आरबीसी की 50 लाख। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 डेज है ना, 4 डेज 4 दिन। और डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख, जीवन काल 7 डेज। इसके बाद प्लाज्मा के दो भाग हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजोन, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं बेटा रक्त के कार्य क्या है, ठीक है। तो रक्त के कार्य क्या है? कार्य देखिए, इसे रफ कर रहा हूँ। क्या होगा? कोई कंफ्यूजन? ये आरबीसी समाप्त हो जाती है 120 दिन बाद, तो दोबारा नहीं बनती है ना, दोबारा बनती है आरबीसी, है ना। देखिए बेटा रक्त के कार्य देखिए अब। एक तो बेटा शरीर का जो तापमान है उसे नियंत्रित रखता है, तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण, अब तापमान नियंत्रण कैसे रखता है? देखो रक्त क्या है बेटा, कंटिन्यूअसली लगातार हमारे शरीर में भ्रमण करता रहता है। और कोई भी वस्तु जब लगातार चलती रहती है तो उसका क्या है बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप हथेलियों को रगड़िए, गर्म हो जाएंगे हथेली, रगड़ रहे हो, रगड़ने से क्या हो जाएगा, हथेलियां गर्म हो जाएंगी। तो वैसे ही हमारे पूरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, तो रक्त के दौड़ने के कारण हमारा शरीर कैसा रहता है, गर्म बना रहता है ना। मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, नियंत्रित रहता है। एक तो तापमान का नियंत्रण करता है क्या, रक्त, है ना। तो रक्त की वजह से ही हमारा शरीर गर्म रहता है, आपको बता दें, है ना। हमें कोई बाहर की गर्मी की वजह से नहीं रहता कि बाहर गर्मी है बहुत ज्यादा इसलिए हमारा शरीर कम रहा है, नहीं, है ना। बुखार में तो बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है रक्त का, ठीक है। तो देखिए तापमान का नियंत्रण करना। दूसरा रक्त का कार्य है बेटा क्या, गैसों का संवहन करना, है ना। गैसों का संवहन। अब गैसों का संवहन मतलब गैसें कौन कौन सी? O2 और CO2। O2 गैस को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है बेटा, रक्त का है। रक्त क्या करता है, ले जाता कौन सी गैस है, O2 गैस है, ऑक्सीजन, और लाता कौन सी गैस है फिर, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों का संवहन भी कौन करता है बेटा, रक्त करता है, ठीक है। O2 और कौन कौन सी गैस, केवल O2 और CO2, है ना। ले जाएगा ऑक्सीजन, लाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैसों का संवहन भी कौन करेगा, रक्त। थर्ड नंबर इसका जो कार्य, बहुत सारे कार्य हैं हालांकि, जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों का संवहन। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, है ना, उन्हें शरीर के अंगों तक कौन ले जाता है बेटा, रक्त ले जाता है। जैसे मान लो हमने गोली खाई, कोई टेबलेट ली, उस टेबलेट में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो विटामिन वगैरह हैं, उन्हें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य किसका है बेटा, आपका रक्त का। किसका है, रक्त का। तो एक तो तापमान नियंत्रण रखता है, दूसरा गैसों का संवहन करता है, गैसें कौन कौन सी, O2 और CO2, और तीसरा पोषक तत्वों का संवहन, ठीक है। चलिए तो रक्त समझ में आया। रक्त स्टोर कहाँ होता है, लिया में, ठीक है। और